हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता क्लासेस। साथ रहेंगे सक्सेस तक। क्लास हो चुका है लाइव। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए और सेशन को जल्दी से कर लीजिए ज्वाइन। ओके, गुड आफ्टरनून सरफराज, रौनक, इनाम, गुड आफ्टरनून सभी को। भाई जल्दी जल्दी से आ जाओ, सभी लोग सेशन को कर लो ज्वाइन। लास्ट क्लास में हमने आपको प्रैक्टिस कराए थे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, जिसमें हमने आपको सिखा दिए थे मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स तक किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, क्या लेवल रहता है। वो सारे क्वेश्चंस आपने घर पर प्रैक्टिस किए होंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आपको गृह कार्य हमने दिए थे वो भी आपने घर पर ट्राई किए होंगे। तो कितने लोगों ने ट्राई किए थे रिमेनिंग क्वेश्चंस घर पर? हाँ भाई, बताओ जल्दी जल्दी से। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो आप में से कितने लोगों ने घर पर ट्राई किए? ओके अनिकेत, और नहीं किए भाई? बस हो गया। ओके भाई, किया तो सरफराज ने किए हैं, चलो बढ़िया है। तो ट्राई करिए उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आने चाहिए और लेवल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साउंड एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू साउंड, यानी कि साउंड वेव के बारे में। यहां से आपके पेपर में एक क्वेश्चन अक्सर आता है, कभी कभी हो सकता है दो क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो एक क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाता है। कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन बनता है, वो भी समझ लो भाई। यहां से जो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है उससे ज्यादा ये आता है कि ये बताइए साउंड में कितने टाइप के होते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडिबल, इनमें क्या डिफरेंस होता है और इनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए इको और रिवर्बरेशन क्या होते हैं, उससे क्वेश्चन ज्यादा बनता है आपके पेपर में। मैक नंबर क्या होता है, वो भी आपके पेपर में पूछा जाता है। साउंड की स्पीड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स आपके पेपर में आते हैं। बस यही 4-5 पॉइंट है जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। बाकी यहाँ पर वेव के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, फिर डिस्कस करेंगे साउंड वेव के बारे में। ठीक है, तो चले भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट। यहाँ पर हम जो वेव पढ़ेंगे वो होंगी मैकेनिकल वेव, यानी कि यांत्रिक तरंगे। और मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, ये बात एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, व्हाट आर वेव्स। वेव्स यानी कि तरंगे क्या होती है। तो वेव्स आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तरंगे एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करके एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है। ठीक है, तो सीधा सा एक लाइन का आंसर है, वेव्स आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which travels from one point to another by disturbing the medium particles, जो माध्यम के कणों को डिस्टर्ब करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मैं जब बोल रहा हूं तो जो आवाज साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, एक एनर्जी है। और वो एनर्जी आसपास के एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रही है, और उन्हीं डिस्टर्बेंस के थ्रू वो क्या हो रही है, आगे तक पहुंच रही है। ठीक है, तो क्या मीडियम के पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं? नहीं, मीडियम के पार्टिकल सिर्फ डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो जैसे हम लोग नहीं एक लाइन में खड़े होते हैं, तो अगर पीछे वाले को किसी ने धक्का मारा तो वो धक्का धीरे धीरे आगे पहुंचता है, लेकिन पर्सन आगे नहीं पहुंचता। ठीक है, वही सेम कहानी यहाँ पर होती है कि जब हम डिस्टर्ब करते हैं मीडियम के पार्टिकल को, तो वो डिस्टर्बेंस उसके आगे वाले को देता है, वो उसके आगे वाले को देता है, ऐसे करते करते डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। इसे ही हम वेव कहते हैं। जैसे रुके हुए पानी पे आप पत्थर मारें तो उसमें लहरें बनती हैं, तो वो क्या है, पानी के पार्टिकल ही एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं और हमें एक वेव चलता हुआ दिखाई देता है। क्लियर भाई? तो ये एक सीधी सी कहानी है जो आपको याद रखनी है। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप गिटार को भी देख सकते हैं। आप में से किसी को बजाना आता है भाई? एनीवन? ओके, तनु, सूरज, बहुत बढ़िया, तुम ही लोग मल्टी टैलेंटेड बच्चे हो। सही है, होना चाहिए मल्टी टैलेंट, है ना? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जब कभी आप गिटार बजाते हैं तो आप ये देखते हैं ना कि गिटार में क्या होता है, आप एक स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं, वो अपने पास वाले को डिस्टर्ब करती है, वो उसके पास वाले को, और फिर ये लोग आसपास की हवा को डिस्टर्ब करते हैं, और आसपास की हवा का यही डिस्टर्बेंस आपके कानों तक पहुंचता है,
और आप उसको आसानी से सुन पाते हैं, ठीक है, साउंड के फॉर्म में जब वो आता है। तो यही है वेव जो मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए चलती है। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स हमारे पास दो टाइप की होती है, कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास ट्रांसवर्सल और दूसरा होता है आपके पास कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे। क्या होती हैं ट्रांसवर्सल वेव? समझे भाई। ट्रांसवर्सल वेव्स आर दोस इन विच मीडियम पार्टिकल्स आर प्रोपोगेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल समझे। मान लीजिए हमारे पास एक वेव है जो ओ से ए की तरफ जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर मीडियम के पार्टिकल की बात करें तो वो वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं, लाइक दिस। ठीक है भाई, तो जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर कंपन करेंगे उन्हें हम ट्रांसवर्सल वेव कहेंगे। ये क्या बनाते हैं? ट्रो और क्रस्ट बनाते हैं, सुरंग और गर्त बनाते हुए ये वेव आपकी चलती है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? लाइट। तो लाइट कैसी वेव है ये बात याद रखिएगा, ये एक ट्रांसवर्सल वेव होती है। ठीक है, दूसरा वाटर सरफेस पर बनने वाली वेव, वेव्स ऑन वाटर सरफेस। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने नदी वगैरह में जब आप नहाते हो या कहीं भी नहाने गए होगे आउटसाइड पे, तो पानी के अंदर कभी बोला है या साउंड प्रोड्यूस किया है पानी के अंदर रहकर? देखो, पानी के सरफेस पर जो वेव प्रोड्यूस होती है ना, वो होती हैं आपकी सरफेस वेव, जो कि कैसी होती है? वाटर पे चलती हैं, तो वो ट्रांसवर्सल होती हैं। बट पानी के अंदर जब आप बोलते हैं ना, तो पानी के अंदर जो वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ये बात याद रखिएगा। आप लोग इंटेलिजेंट हो जाते हैं, फिर अब पेपर में आता है कि पानी के अंदर कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं, आंख बंद करके ट्रांसवर्सल। भैया अंदर पूछा है, तो अंदर की जब बात होती है तो वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, सरफेस पे ट्रांसवर्सल होती है। क्लियर? ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल के पास। तो लॉन्गिट्यूडनल वो वेव होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं। यहां पर देखिए, जैसे कोई वेव ओ से ए तक जा रही है, तो इसमें जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो वेव प्रोपोगेशन के पैरेलल करेंगे कंपन। क्या बनाते हैं? एक बार कंप्रेस होते हैं तो कंप्रेशन, और फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन बनाकर ये लोग चलते हैं। ठीक है, जैसे स्प्रिंग नहीं होती है, दबा दो तो कंप्रेस, कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। यहां पर सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास साउंड। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से पेपर में बनता है कि साउंड कैसी वेव है। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसमें मीडियम के पार्टिकल कंप्रेशन और रेयरफैक्शन करते हुए चलते हैं। तो भाई वेव क्या है? वेव के दोनों टाइप क्लियर है विद एग्जांपल। किसी को समस्या तो बताएं। एनीवन? वेव क्या होती है? वेव के दोनों टाइप आपको हमने समझा दिए। अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो आगे बढ़े भाई। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं वेव से रिलेटेड साउंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लॉन्गिट्यूडनल रिपीट करते हैं। अरे अरे बता रहे, परेशान ना हो, सुनो सुनो भैया, दोबारा बता रहे, परेशान ना हो। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है कि मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, ऊपर नीचे, लाइक दिस। जैसे आप एक रस्सी को एक सिरे से बांध दो, दूसरे सिरे पर उसको ऐसे झटका दो, तो ऊपर नीचे करते हुए चलती है, वो है ट्रांसवर्सल। और लाइट इसका एग्जाम्पल है। और अगर आपसे लॉन्गिट्यूडनल पूछा जाए तो वेव प्रोपोगेशन के पैरेलल चलते हैं पार्टिकल कंपन करते हुए, इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हैं। जब पार्टिकल दूर हो जाते हैं तो रेयरफैक्शन, और पास आते हैं तो कंप्रेशन। साउंड ऐसे ही ट्रैवल करता है। क्लियर? ये याद रखिएगा छोटा सा पॉइंट। साउंड वेव की बात करें तो साउंड के बारे में आपको कुछ पॉइंटर्स जरूर याद रखने हैं। पहला, साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए।
विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। माध्यम आवश्यक है। सेकंड, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्घ्य तरंग है। और तीसरा, डिफरेंट मीडियम में इसका स्पीड भी डिफरेंट होता है। सॉलिड में साउंड सबसे तेज चलता है, लिक्विड में इसका स्पीड थोड़ा धीमा होता है, और गैसेस में इसका स्पीड सबसे कम हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। साउंड की स्पीड की अगर बात करें तो वो इस तरह से ट्रेवल करती है, सॉलिड में सबसे तेज, लिक्विड में धीमा, और गैस में सबसे धीमा। ओके, अब वेव से रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स, जैसे वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब क्या होते हैं आपको पता है, बस जल्दी से रिकैप करा देते हैं। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ का मतलब तरंग की लंबाई, इसको हम लोग कहते हैं तरंग दैर्घ्य, तरंग की लंबाई। कोई वेव एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस कवर करती है वही उसका वेवलेंथ कहलाता है। जैसे अगर मैं इसको नेमिंग करूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मैंने पूछा बताओ इनमें से कौन कौन सी लंबाइयां आप वेवलेंथ कह सकते हैं, तो देखो भाई, ए ई ये आपका वेवलेंथ बन सकता है। ठीक है, इसके बाद और कौन कौन सा बन सकता है भाई? सी जी, ये भी आपका वेवलेंथ बन सकता है। ई आई, ये भी वेवलेंथ बन सकता है। इसके बाद डी एच, बी एफ, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो सकते हैं? वेवलेंथ। इन लंबाइयों को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होता है मीटर। ओके भाई, तो ये आपको सीधा सा याद रखना है। तो वन कंप्लीट साइकिल में आप जितना डिस्टेंस कवर करते हैं वही आपका वेव लेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य, यूनिट मीटर है। लैम्डा इसका रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड आता है टाइम पीरियड, इसे हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। टाइम पीरियड, आवर्तकाल का मतलब क्या है? कोई भी वेव एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम कंज्यूम करती है वो उसका टाइम पीरियड है। यानी कि वेव ओ से ए तक जाने में जितना टाइम ले रही है वो उसका टाइम पीरियड है। या फिर ए से बी तक, या फिर सी से डी तक, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं जो वेवलेंथ के फॉर्म में हो बस। तो एक साइकिल पूरा करने में आपको जितना टाइम लगता है वो आपका टाइम पीरियड होता है, यूनिट है उसका सेकंड। क्लियर? फिर आता है थर्ड, एम्पलीट्यूड, आयाम। आयाम का मतलब क्या है? कोई वेव अपने वेव प्रोपोगेशन में तो मैक्सिमम जितना ज्यादा अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होती है वही उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। यानी कि यहाँ पर ये जो h हाइट है ये इसका एम्पलीट्यूड है, चाहे ऊपर ले लीजिए चाहे नीचे। तो वेव अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर या ऊपर या नीचे जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड होती है वही उसका एम्पलीट्यूड होता है। क्लियर? और एम्पलीट्यूड से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि सर साउंड का जो इंटेंसिटी होता है वो ये बताइए किस पर डिपेंड करता है? तो हमेशा याद रखिएगा, साउंड इंटेंसिटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, यानी कि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। तो किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड, आयाम के स्क्वायर के। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछे कि इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, सीधा सा आंसर है सर एम्पलीट्यूड पर। कभी भी स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये सब मत कह देना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। क्लियर? तो ये बात याद रखेंगे। एम्पलीट्यूड के बाद नेक्स्ट आते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? आवृत्ति। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई वेव पर सेकेंड कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करती है वो उसका फ्रीक्वेंसी है। मतलब जैसे देखो,
हमारे पास कोई वेव है, वो ओ से ए तक जाती है, वो भी कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो मान लो ओ से ए तक जाने में उसको 1 सेकंड का टाइम लगा। तो अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ साइकिल। तो जितने नंबर ऑफ साइकिल इसने कंप्लीट किए होंगे 1 सेकंड में, वही इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो ओ से चले, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया हाफ। तो 2 है ना हाफ, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। तो 2 है ना हाफ हर्ट्ज क्या हो गई? इस वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो कोई भी वेव 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करती है, वही उसका फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि आपके घर में जो करंट आता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? कि आपके घर में जो करंट आ रहा है वो 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरे करता है। क्लियर भाई? तो ये हो गए आपके छोटे छोटे पॉइंटर्स, जहां पे हमने सीख लिया एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड। अब आते हैं इनके बीच रिलेशन। तो भाई 2 रिलेशन बनते हैं, वो आपको याद रखने। पहला, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, यानी कि जो आवृत्ति होती है वो आवर्त काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके। और सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ये दोनों फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, बस आपको एक बार रिकैप करा रहे हैं। ध्वनि की चाल अपॉन तरंग है। ओके भाई, ये 2 रिलेशन जरूर याद रखिएगा। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ अगर आप देख रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और टाइम पीरियड के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, बस इतना सा आपसे और पूछा जा सकता है, और कुछ यहाँ से आएगा नहीं। बोलो भाई, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट या कंफ्यूजन तो पूछ सकता है, एनीवन? किसी को भी अगर समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको बता दिया आपने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, और चारों से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके साथ क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आता है इसके बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन बनाता है, वो है पिच। पिच जिसे हम लोग कहते हैं तारत्म्य। ठीक है भाई, क्या होता है पिच? तो पिच किसी भी साउंड की वो प्रॉपर्टी होती है जो उस साउंड वेव की श्रिलनेस और हार्डनेस को एक्सप्लेन करती है। मतलब कोई भी ध्वनि सुनने में पतली है, पतली आवाज, या फिर मोटी आवाज है, भारी आवाज है, उसका पता उसकी पिच से लगता है। ठीक है, तो पिच किस पर डिपेंड करती है, क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो सबसे पहला कि पिच का काम क्या है? तो पिच का काम है साउंड के श्रिलनेस या हार्डनेस का पता लगाना। ये पता लगाना कि साउंड श्रिल है और हार्ड है। ओके। दूसरा पॉइंट, पिच किस पर डिपेंड करती है? ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि ये सीधा और सीधा डिपेंड करती है आवृत्ति पर। अब इसका रिलेशन कैसे बनता है वो देखो। अगर किसी साउंड का फ्रीक्वेंसी हाई है, यानी कि साउंड कुछ ऐसे चल रहा है इस तरह से, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसका पिच भी हाई है। और हाई पिच साउंड जो होता है वो श्रिल होता है, यानी कि वो पतली आवाज होती है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट पार्ट की बात करें, अगर किसी साउंड का फ्रीक्वेंसी लो है, मतलब वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है लाइक दिस, तो इसका मतलब है उसका पिच भी लो हो जाएगा और साउंड कैसा हो जाएगा?
भारी आवाज हो जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी साउंड में, यानी कि भारी आवाज। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आता है कि लड़कियों की आवाज पतली क्यों होती है। अक्सर आप देखते हैं ना कि लड़कियों की आवाज सुनने में बड़ी अच्छी लगती है बॉयज के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि लड़कियों की जो आवाज होती है वो होती है हाई पिच साउंड, उनके वोकल कॉर्ड से जो आवाज निकलती है वो हाई पिच होती है। तो गर्ल्स का साउंड हाई पिच होता है, लेकिन लड़कों की आवाज सुनने में अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, पतली आवाज उनमें नहीं होती। बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट यहां से आ जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है। गर्मियों का मौसम आ गया है, मच्छरों की भिनभिनाहट आपको सुनाई देती होगी आपके घर में बढ़िया सा। तो वो कौन सा साउंड है, हाई पिच या लो पिच? बताइए भाई। बोलो, मच्छरों की भिनभिनाहट कैसा साउंड है? कुछ बता रहे हैं हाई पिच, कुछ कह रहे हैं लो पिच। ओके, लड़कियां सारी कह रही हाई पिच, क्यों? क्योंकि सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो कह रही लड़कों वाली आवाज होती है उसमें। अरे नहीं भैया, वहां पर जो आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट वहां पे बन जाता है कि ये ओके बिल्कुल लो पिच जो लोग साउंड कर रहे हैं वो लो पिच वॉइस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगता है। यहाँ पर मच्छरों की भिनभिनाहट जो होती है वो हाई पिच साउंड होती है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो वो हाई पिच साउंड होती है। तो मॉस्किटोस जो भिनभिनाहट करते हैं वो आपका हाई पिच साउंड होता है, पतली आवाज होती है। ठीक है, बहुत पतली आवाज होती है, श्रिल होती है, तभी आपके कानों के पास वो आपको सुनाई देती है। अब अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और, ये तो आप बता लेंगे ना लड़कियों की आवाज पतली क्यों होती है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप सीधा सा कहोगे सर क्योंकि उनका हाई पिच साउंड होता है इसीलिए श्रिल होता है। दूसरा क्वेश्चन, मान लो एक लड़का और एक लड़की दोनों सेम इंटेंसिटी से चिल्लाते हैं, तो किसका साउंड ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? कौन साउंड ज्यादा दूर जाएगा? गर्ल्स का या बॉयज का? अच्छा, बॉयज जितने हैं वो सारे गर्ल्स का ही बता रहे हैं, क्योंकि गर्ल्स का ज्यादा दूर जाता है। ओके, हाँ गर्ल्स का साउंड ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, सॉरी, गर्ल्स का साउंड मोर डिस्टेंस कवर करता है, और बॉयज का साउंड जो है वो लेस डिस्टेंस कवर करता है। क्यों? क्योंकि वॉइस के साउंड में लाउडनेस तो होती है ना, वॉइस जब बोलते हैं तो उसमें लाउडनेस होती है बट डिस्टेंस नहीं कवर होती। बट गर्ल्स जब चिल्लाएंगी तो उनका साउंड लाउडनेस कम होगी बट जाएगा काफी दूर। ठीक है, तो ये सीधा सा लॉजिक यहाँ पर काम करता है। लड़कियों की आवाज लाउडनेस भले ना हो बट डिस्टेंस ज्यादा कवर करती है ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी। क्लियर? बहुत तेजी से चल के जाता है दूर तक। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है पेपर में, आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। ओके, पिच क्लियर? किसी को पिच में समस्या तो पूछ लो भाई। ओके, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं साउंड के स्पीड को लेकर कि सर साउंड का स्पीड कहां पर कैसा होता है। तो भाई अब आते हैं नेक्स्ट। तो साउंड की स्पीड की बात करें तो कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो आपको हम ये फैक्टर्स थ्योरेटिकली बता रहे हैं क्योंकि आपके पेपर में फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर किसी को फॉर्मूला जानना है तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं साउंड की स्पीड के फॉर्मूला, पेपर में नहीं आता आपके, डायरेक्ट फैक्टर्स पूछे जाते हैं, तो फैक्टर्स आप याद कर लीजिए बस। सबसे पहला है डेंसिटी।
यानी कि माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व। अच्छा, अब यहां से एक एक पॉइंट प्लीज ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में मत रहना। पहला, अगर आप एक सॉलिड या फिर लिक्विड मीडियम में है, ठोस या द्रव माध्यम में है, तो डेंसिटी का कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। डेंसिटी हैव नो इफेक्ट। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरे पास एक सॉलिड है, मैंने उसका डेंसिटी डबल कर दिया या लिक्विड का डेंसिटी आधा कर दिया, तो पूछता है कि बताओ जल्दी से कि डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भैया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि साउंड की स्पीड जो है वो सॉलिड और लिक्विड में डेंसिटी से अफेक्ट नहीं होती। क्लियर? तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। सेकंड, तो अब अफेक्ट कहां से होगी सर? वो होगा गैस में, इन गैस। गैस में क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ साउंड के, यानी कि डेंसिटी और साउंड की स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस अगर आपने मीडियम का डेंसिटी बढ़ाया तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी भाई? स्पीड ऑफ साउंड यानी कि वीएस हो जाएगा आपका कम। लेकिन अगर आपने डेंसिटी को ही कम कर दिया तो स्पीड ऑफ साउंड वहां पे बढ़ जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो आपसे किसी ने पूछा कि सर डेंसिटी का असर बता दीजिए, तो आप सीधा सा आंसर कहेंगे सर डेंसिटी का असर सॉलिड और लिक्विड में नहीं पड़ता, गैस में होता है। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप किसी गैस का डेंसिटी बढ़ा देते हैं तो स्पीड कम हो जाएगा, और डेंसिटी कम करते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आते हैं सेकंड। सेकंड इफेक्ट आता है टेम्परेचर, माध्यम का तापमान। माध्यम का तापमान, अगर तापमान की बात करें तो साउंड का स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो साउंड का जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो साउंड का स्पीड भी कम हो जाता है। जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा कि गर्मियों में आपकी जो आवाज है वो ज्यादा दूर तक जाती है एज कंपेयर टू विंटर्स। सर्दियों में आपकी आवाज उतनी दूर नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हाई टेम्परेचर होने की वजह से साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और वही चीज विंटर्स में टेम्परेचर लो होने की वजह से स्पीड भी स्लो हो जाता है। जैसे गर्मियों में आप मैच खेलते हो तो अपने दोस्त को दूर से बुलाओगे तो आराम से सुन लेगा, सर्दियों में इतनी जल्दी नहीं सुनते क्योंकि साउंड की स्पीड स्लो हो जाती है। क्लियर? ये पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं थर्ड इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट आपके पास आता है ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता का प्रभाव। यहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, जरा सा ध्यान से इसको याद रखिएगा। आर्द्रता का प्रभाव, अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो यहां से दो क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। क्या आप में से कोई हमें बताएगा डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर और डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर, इसमें से किसका डेंसिटी ज्यादा होता है? एनीवन? ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर में किसका डेंसिटी ज्यादा होता है? कॉमन सेंस है, ह्यूमिड एयर का। सब लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर आप खुद ही दिमाग लगाइए कि जैसे मान लीजिए ये कमरे में हवा है, ठीक है, और अगर वो ह्यूमिड है, कैसी है, नमी वाली है, तो उस हवा में नमी यानी कि पानी के पार्टिकल भी आ जाएंगे, तो उससे डेंसिटी
बढ़ जाएगा, है ना। कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, ये गलत है। ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है भैया, ह्यूमिड का कम होता है। अरे पानी के ड्रॉपलेट नहीं पूछे हमने, एयर का डेंसिटी पूछा है। अगर बीच में पानी के पार्टिकल आ जाएंगे तो एयर पार्टिकल दूर नहीं हो जाएंगे। अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ ना भैया, कि ड्राई एयर का डेंसिटी ह्यूमिड से ज्यादा क्यों है, क्योंकि बात हो रही है एयर की। तो ड्राई एयर मोर डेंसर देन टू ह्यूमिड एयर। क्लियर, ये बात याद रखना। पता चला भावनाओं में बह जाते हो तुम लोग कि पार्टिकल ज्यादा हो गए, पानी भी आ गया है, तो इसका मतलब है अब सही है। ये मत किया करो भैया, पानी से थोड़ा दूर रहो, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन, ह्यूमिडिटी कैसे रिलेट करती है। ह्यूमिडिटी रिलेट करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ साउंड। अगर आपने ह्यूमिडिटी बढ़ा दिया तो साउंड का स्पीड भी बढ़ जाता है, और अगर आप ह्यूमिडिटी को रिड्यूस कर देते हैं तो साउंड का स्पीड भी रिड्यूस हो जाता है। बस इतनी सी कहानी है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है पेपर में, सर क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्मल रातों के कंपैरिजन में, नॉर्मल नाइट्स के कंपैरिजन में बादलों वाली रातों में, बारिश वाली रातों में आपकी आवाज ज्यादा दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल नाइट के कंपैरिजन में जिस रात बारिश होती है उस रात आपको ज्यादा दूर का साउंड सुनाई देता है। अगर आपके घर के आसपास रेलवे स्टेशन है 5-6 किलोमीटर की रेंज में, तो आपने इस इफेक्ट को महसूस किया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं आपको करा सकता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बारिश नहीं हो रही है, रात में छत पे आप 1 बजे टहल रहे हैं, है ना, आराम से गाने सुनते हुए, यादों में खोए हुए हैं, ठीक है, आप भजन सुन रहे हैं, गाने, अचानक से बारिश हो जाती है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद आप छत पर जाते हैं, अब आपका गाने सुनने का फील और बढ़ जाता है बारिश में, तो आपको उस रेलवे स्टेशन का अनाउंसमेंट तक सुनाई देता है एकदम क्लियर। मैंने किया हुआ है ये, ठीक है, इसीलिए मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, कि रेलवे स्टेशन का अनाउंसमेंट आपको एकदम क्लियर सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, और ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब है साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। इस वजह से आपको वो साउंड और क्लियर दिखाई देता है, सॉरी सुनाई देता है। बोलो भाई, किसी ने एक्सपीरियंस किया है हमारे अलावा? देखो हम रेलवे स्टेशन के साउंड को एक्सपीरियंस करने की बात कर रहे हैं, कुछ अलग ही। सावन के अंधे को ना हरा ही दिखता है, वो फील में खोए हैं गानों के, सही है। अरे गानों के फील में खोने को नहीं कहा था भैया। ओके, ये करके देखिएगा, अगर आप इस एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं तो बढ़िया है, आप ले सकते हैं। साउंड का स्पीड ह्यूमिडिटी के साथ हमेशा बढ़ता है, बस ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। अब चलते हैं आगे, कुछ लोग तो महसूस भी करने लगे, सही है। अब आते हैं प्रेशर का इफेक्ट, दाब का प्रभाव। अच्छा कुछ लोग इसी में परेशान है, सर दिन में क्यों नहीं कहा, रात में क्यों? अरे भैया दिन में ट्रैफिक बहुत होता है, इसीलिए। दिन में सर याद नहीं आती है ना, ये भी सही है। चलो दाब के प्रभाव की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं तो भाई सॉलिड और गैस अगर आपके पास है तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, गैस में यानी कि एयर में प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता, ओनली इन लिक्विड, सिर्फ द्रव में होता है। और क्या इफेक्ट होता है? बिल्कुल आसान, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ साउंड के। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो साउंड का स्पीड बढ़ेगा, प्रेशर कम करेंगे साउंड का स्पीड कम हो जाएगा, बट ओनली इन लिक्विड, सॉलिड और गैस पे कोई इफेक्ट नहीं। क्लियर? बस इतने इफेक्ट याद रखिए, इससे बाहर आज तक ना आया है ना आएगा। फिर से रिकैप करा देते हैं भाई। पहला ह्यूमिडिटी, सॉरी पहला डेंसिटी का इफेक्ट। डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ साउंड के, सिर्फ और सिर्फ गैस में इफेक्ट होता है डेंसिटी का, सॉलिड और लिक्विड में नहीं होता।
डेंसिटी बढ़ेगा गैस का तो स्पीड कम होगा, डेंसिटी घटेगा स्पीड बढ़ेगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाओ स्पीड बढ़ा जाएगी, टेम्परेचर कम स्पीड कम। ये आप मौसम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ह्यूमिडिटी भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखती है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी कम स्पीड कम। प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ लिक्विड में होता है, प्रेशर बढ़ाओगे स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर कम तो स्पीड कम। बोलो भाई सारे इफेक्ट क्लियर? किसी को समस्या तो बताएं। किसी को कोई भी समस्या है तो पूछें, और अगर क्लियर है तो बताएं भाई, आगे बढ़े। ओके, सबको क्लियर? अब बात करते हैं साउंड के स्पीड को लेकर। तो आपको हमने बताया कि सर अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है साउंड की, तो किस मीडियम में किस रेंज में साउंड आता है जरा वो देख लीजिए। पेपर में आपका गैस का ज्यादा क्वेश्चन आता है, बाकी का तो नहीं आता। तो चलो भाई देख लेते हैं। अगर आप लिक्विड में बात कर रहे हैं, गैस में बात कर रहे हैं, लिक्विड में और सॉलिड में, तो आपको पता है सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम। सॉलिड में जो रेंज आती है वो आपको मिल जाती है लगभग 3000 से 6000 मीटर पर सेकंड की रेंज में। एवरेज बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं, एवरेज और नॉर्मली। लिक्विड में आपको मिल जाती है, आप मान लीजिए 1000 से 2000 मीटर पर सेकंड तक, और गैस में आपको मिल जाती है 250 से 800 मीटर पर सेकंड तक। ये रेंज आपकी पेपर में कभी नहीं आएगी, मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको सॉलिड लिक्विड गैस कोई दिया जाए तो उसमें आपको किस स्पीड रेंज में खेलना है, ठीक है। जैसे लिक्विड में बात करें तो नॉर्मली लिक्विड में क्या होती है 1480 या 1500, ये स्पीड होती है लिक्विड के अंदर साउंड की, ठीक है। 1500 के आसपास आपको मिल जाता है। गैस में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्पीड आपको बताया हमने बदलती है, तो देखो कैसे बदलती है। 0 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आपका स्पीड कितना होता है 331 मीटर पर सेकेंड। यहां पर आपको मिल जाएगा अराउंड 343 या 344, और ये मिल जाएगा आपको 405। तो आप देख सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है साउंड की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। ये पॉइंटर आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू थोड़ी बहुत याद रख लेनी है, जो कि आपके लिए यहाँ पर हमने रेंज ऑलरेडी दे रखी है। तो इसको रटने मत बैठ जाना भैया, सिर्फ और सिर्फ एक बार देख लेना अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। ओके, अब आते हैं रिफ्लेक्शन इन साउंड। आपको पता है कि लाइट की तरह साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, पता है ना सबको? कोई ऐसा जिसको ये नहीं पता है कि लाइट की तरह साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है सर, परावर्तन होता है? अच्छा, तो सर ये देखने को किस रूप में मिलता है? तो जब कभी भी आपको साउंड का रिफ्लेक्शन देखना हो तो आप इको यानी कि प्रतिध्वनि, या फिर रिवर्बरेशन यानी कि गूंज को सुन सकते हैं। ये दोनों ही आपके क्या हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एग्जाम्पल है। अब एक एक करके इन दोनों में डिफरेंस सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इको, प्रतिध्वनि। क्या होता है सर इको? इको का मतलब होता है देयर इज ओनली वन टाइम रिफ्लेक्शन, यानी कि जब ध्वनि सिर्फ एक बार परावर्तन दिखाती है तो उसे इको कहा जाता है। ओनली वन टाइम रिफ्लेक्शन। तो जब ध्वनि टकरा कर आती है वापस तो सिर्फ एक बार टकरा कर वापस आएगी तो उसे इको कहेंगे। कहाँ सुनने को मिलता है? बड़े बड़े पहाड़ों पर, जब आप हिली एरियाज में जाते हैं वहां पर, जैसे आप किसी का नाम बुलाते हैं तो वही नाम आपको रिटर्न वापस सुनाई देता है, तो वो होता है इको। या फिर एक बड़ी सी बिल्डिंग के आसपास आप खड़े हो जाए, वहां पर भी आपको दिखाई देता है इको, ठीक है भाई। तो वो आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं।
अच्छा, अब बात आती है कि सर इको सुनने के लिए दो स्पेशल कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप ये दो कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इको सुनाई नहीं देगा। कहां पर होता है सर? आइए देखते हैं। तो इको का मतलब एक बार साउंड गया, टकराया और आपको सुनाई दिया। तो इको सुनने की दो कंडीशन कौन सी हैं वो सुन लो भाई। सबसे पहला हमारा छोटू। तो भाई छोटू का होना बहुत जरूरी है क्योंकि छोटू साउंड प्रोड्यूस करेगा। और फिर होना चाहिए क्या? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लो ये बड़ा सा पहाड़ है, ये हमारा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से साउंड टकराकर वापस आएगा। ओके। तो छोटू ने क्या किया? साउंड प्रोड्यूस किया। छोटू ने नाम पुकारा और वो साउंड चल कर गया, पहाड़ों से टकराया और वो पहाड़ों से टकराकर वापस छोटू के कानों तक सुनाई दिया। ठीक है भाई। तो छोटू ने दो कंडीशंस यहाँ पर फॉलो कराई। पहला, जो सोर्स है, सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड 16.5 मीटर और 17 मीटर। लगभग 17 मीटर की दूरी मिनिमम होनी चाहिए। अगर इससे कम दूरी होगी तो आप रिवर्बरेशन सुनेंगे, इको नहीं। ठीक है, इको सुनने के लिए आपको ये कंपलसरी है। दूसरी कंडीशन, साउंड को सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जाने में और टकरा कर वापस आने में जो मिनिमम टाइम लगना चाहिए वो लगना चाहिए 0.01 सेकेंड। अगर इससे कम टाइम में साउंड वापस आ गया तो भी आप इको नहीं सुन सकते। तो इको सुनने की दो कंडीशंस आपको एकदम कंठस्थ कर लेनी है। कौन कौन सी? पहला, सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का दूरी लगभग 17 मीटर मिनिमम होना चाहिए और जो मिनिमम टाइम लगना चाहिए वो 0.01 सेकेंड या उससे ज्यादा लगना चाहिए। अगर उससे कम लगेगा तो भी आप इको नहीं सुन सकते। क्लियर? तो ये होता है आपका इको का प्रोसेस। फिर आता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन जो होती है वो होती है गूंज, और इसमें होते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो जहां पर साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखाता है, एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखाता है, उसे कहते हैं रिवर्बरेशन। ये कहाँ मिलता है? खाली कमरों में। आपके घर में खाली कमरा है, आप उसमें बोलिए, आपको सुनाई देगी गूंज, है ना। बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, बड़े बड़े हॉल्स में, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में, सब में रिवर्बरेशन होता है। ठीक है भाई। तो ये होते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। और ये रिवर्बरेशन आपको क्लियर साउंड नहीं सुनने देता। इसीलिए आप रिवर्बरेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो भाई रिवर्बरेशन से बचने का तरीका क्या है? मान लो अभी खाली कमरे में बोल रहे हो, ठीक, अचानक से उस कमरे में आप क्या करो, बहुत सारा सामान रख दो, तो आपको गूंज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो साउंड, वो सारे सामान ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए आपको वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं सुनाई देता और आप आसानी से क्लियर साउंड सुन पाते हैं। दूसरा, आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, तो जब कभी भी आप मूवी देखने जाते हो तो क्या आपने इस बात पे कभी ध्यान दिया है कि थिएटर में कभी भी प्लास्टर जो किया जाता है वो बिल्कुल प्लेन नहीं किया जाता, रफ प्लास्टर करते हैं। क्यों? जिससे कि साउंड एब्जॉर्ब हो सके। वहां पर रूफ जो होती है वो फाइबर की होती है, कभी भी पक्की छत नहीं बनाते ईंटों की। क्यों? क्योंकि फाइबर उस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको रिवर्बरेशन नहीं सुनाई देगा। बड़े बड़े ऑडिटोरियम में बड़े बड़े क्या लगाए जाते हैं, पर्दे लगाए जाते हैं, फाइबर बोर्ड लगाए जाते हैं जिससे कि गूंज ना आए। ठीक है, तो ये रिवर्बरेशन से बचने के तरीके हैं। क्लियर भाई? तो यहां तक किसी को समस्या या डाउट तो पूछो। इको और रिवर्बरेशन में अंतर समझ में आ गया सबको?
रिवर्बरेशन और इको में अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। डन, क्लियर, ओके। चलो भाई, अब आते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड के पास। क्या होते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड? बहुत आसान सा है। ऑडिबल साउंड जो हम सुन पाते हैं, इनऑडिबल जो हम नहीं सुन पाते। तीन कैटेगरी में साउंड को रखा गया है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है भाई? ऑडिबल यानी कि श्रव्य वो साउंड होता है जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बड़ा और 20 किलो हर्ट्ज से छोटा होता है। ये वाला साउंड हम सुन पाते हैं। अब अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज है या फिर 20,000 हर्ट्ज है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड। और अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। ठीक है भाई, तो ये आपके तीन रेंज यहाँ पे बन जाते हैं। अब आपसे पेपर में अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक का क्वेश्चन आता है, तो चलो भाई इन दोनों को समझ लेते हैं। इससे पहले वाला बताएं, इससे पहले वाला क्या? ये भी तो बताओ। हाँ भाई विजय जी बताइए। रिवर्बर, अच्छा रिवर्बरेशन, सॉरी। रिवर्बरेशन का मतलब होता है गूंज। जब साउंड एक से ज्यादा बार टकराकर, एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आता है तो उसे गूंज कहते हैं। वो आपको खाली कमरों में दिखेगी, बड़े बड़े हॉल, ऑडिटोरियम और डॉक्टर जैसे स्टेथोस्कोप से आपका चेकअप करता है उसमें होता है। इससे बचने के लिए हम रफ प्लास्टर यूज करते हैं, फाइबर बोर्ड यूज करते हैं, बड़े बड़े पर्दे लगाते हैं। इन सब से क्या हो जाता है? साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें रिवर्बरेशन नहीं सुनाई देता। क्लियर भाई? ये होता है। अब दोस्ती करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड से। सर ये अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है? तो आपने अभी अभी पढ़ा, जिनका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज होता है। हम तो इसे सुन नहीं पाते। कौन सुनता है? इसे सुनते हैं कौन? बैट्स, चमगादड़, डॉग्स, कैट्स, डॉल्फिन्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्पेशल नाम है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। बैट्स, डॉग्स, कैट्स, डॉल्फिन्स, ये वो एनिमल्स हैं जो आसानी से साउंड को आराम से अपने सुन सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। क्लियर? बट हम उसे नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसका एक जगह और यूज होता है, सबमरीन्स में। ठीक है, तो सबमरीन्स में भी आप इसका यूज देखते हैं। क्लियर? अच्छा, तो अब आते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड कहाँ कहाँ आपके डेली लाइफ में यूज होता है। ये यूज होता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्कैन करने में। कहते नहीं है डॉक्टर कि भैया अल्ट्रासाउंड करा लो, जैसे पेट में अक्सर दिक्कत होती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि भैया अल्ट्रासाउंड करा लो, तो वो आप यही वेव आपके बॉडी पे डाली जाती है मेटल ब्लॉक्स के क्रैक का पता लगाने में। आपने मूवी देखी है रुस्तम, अक्षय कुमार की? रुस्तम देखी है भाई? देखिए ना, तो उसमें जब हम लोग ब्रिटेन से खरीद रहे होते हैं पानी वाला जहाज, जो सबमरीन फॉर्मेशन में हम जब खरीद रहे होते हैं तो अक्षय कुमार उसकी चेकिंग करने जाता है, तो बताता है ना कि इसका लोहा अंदर से बहुत खराब है। उसे कैसे पता चल जाता है? तो वही अल्ट्रासोनिक वेव डालते हैं जिससे उसमें होने वाले क्रैक्स का पता हमें आसानी से लग जाता है। तो मेटल ब्लॉक्स अच्छा है या खराब, इसी से पता लगाते हैं। उन जगहों को साफ करने में जहां पर आप नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर भी आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप डोरेमोन देखे हो? आप में से कौन अभी भी डोरेमोन देखता है? अब तो खैर अच्छा आता ही नहीं है, पहले बड़ा बढ़िया आता था, मजेदार। अब मजा नहीं आती, लेकिन हम देखते अभी भी है जब भी कभी टाइम मिलता है, पुराने एपिसोड, नए वाले नहीं।
हाँ देखते हो ना डोरेमोन, तो डोरेमोन को चूहों से बड़ा डर लगता है, तो उसने एक मशीन निकाली थी, देखा होगा आपने, कि वो साउंड प्रोड्यूस करती है जिससे सारे चूहे डर के भाग जाते हैं। तो वो अल्ट्रासाउंड ही होते हैं जो वहां पर डालता है वो। और अगर आपको सफाई करानी है तो आप एक ऐसे डिवाइस ला सकते हैं जिससे आप आसानी से इन सब चीजों की सफाई कर सकते हैं जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वो आप आसानी से इसका यूज करके कर सकते हैं। मोटू पतलू बेकार लगा। हाँ, हमें आजकल के कार्टून बिल्कुल नहीं समझ में आते, बिग बकवास। वो कार्टून हमारे टाइम पे बड़े आते थे, डोरेमोन, सिंचैन, टॉम एंड जेरी, ये तीन बेस्ट। हाँ, तो अब चलते हैं भाई, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है सोनार में। सोनार, ये वो वाला सोनार नहीं है ज्वेलरी वाला, ये वो सोनार है जो सबमरीन और पानी के जहाजों में यूज होता है। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो भैया फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार क्या काम करता है? ये सबमरीन वगैरह में लगा होता है, जो समुद्र की गहराई का पता लगा सकता है, डूबे हुए जहाजों का पता लगाता है, हमारे एरिया में या आसपास कोई दूसरा सबमरीन या जहाज है उसका पता लगा सकता है, वो किस डायरेक्शन में चल रहा है और किस स्पीड से चल रहा है। ये सारी चीजें सोनार सिग्नल से पता लगती है। सोनार में हम अल्ट्रासोनिक वेव ही प्रोड्यूस करते हैं जो कि इको के प्रिंसिपल पर काम करती है। ठीक है, और जैसे यहां पर एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। तो सेंडर अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, ये किसी सरफेस से टकरा कर वापस रिसीवर में आ जाते हैं। तो आपको साउंड की स्पीड तो पता है, तो वो हो गया v। उसके बाद कितनी देर में वो आपको वापस सुनाई दिया है, वो है टाइम। तो आप इसका सीधा सा फॉर्मूला लगा लेते हैं, 2d इक्वल्स टू वी इंटू टी। तो यहां से आपको डिस्टेंस मिल जाती है वेलोसिटी इंटू टाइम अपॉन 2। तो आप किसी भी चीज की दूरी का पता आराम से लगा सकते हैं सोनार सिग्नल भेजकर। अब ये सोनार आपने कहाँ देखा है? सोनार आपको देखने को मिलता है, आपने मूवी देखी है गाजी अटैक, बहुत बार टीवी में आ चुकी है। गाजी अटैक कितने लोगों ने देखी है? अरे बताओ भाई। देखिए ना, तो उस मूवी में आपको सारा का सारा खेल सोनार सिग्नल का ही दिखाया गया है। उसमें सारा खेल सोनार सिग्नल का है कि सोनार सिग्नल डालते हैं, गाजी का पता लगा लेते हैं। अब हमारे पास S21 होता है, पाकिस्तान के पास गाजी होता है, तो वो किस स्पीड से आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, कितनी दूर है, वो सब पता चल जाता है। हम सोनार सिग्नल भेजते हैं, सोनार सिग्नल जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव टकराती हैं और वापस आती हैं, तो हम डिस्टेंस स्पीड सब पता लगा लेते हैं उसका। ठीक है, तो ये होते हैं सोनार सिग्नल, और इसमें डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर भाई? तो ये हो गया अल्ट्रासोनिक। फिर दूसरी आती है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जिनका फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, इनको भी हम नहीं सुन पाते। इन्हें कौन सुनते हैं? इन्हें सुनते हैं एलिफेंट, वेल मछली और राइनोसोरस। तो एलिफेंट, वेल मछली और राइनो, ये लोग सुन पाते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। अच्छा, इन्हें भूकंप का पता भी पहले लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो अर्थक्वेक आने से थोड़ा पहले जमीन के अंदर 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है। कितनी फ्रीक्वेंसी का? 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो साउंड इन्हें पता चल जाता है, तो ये भूकंप के बारे में पहले जान लेते हैं। हमें तब पता चलता है जब घर हिलने लगता है। ठीक है, तो ये सीधा सा अंतर होता है दोनों में। क्लियर? ये अच्छे से याद रखिएगा। तो ये जो वेव प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासोनिक, भूकंप आने से थोड़ा सा पहले प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक क्लियर है आपको? किसी को समस्या है, डाउट तो अभी पूछो। अल्ट्रासोनिक सिक्स सेंस हमारे पास भी होती है, हम कभी यूज नहीं कर पाते उसका, उनके कान बढ़िया होते हैं। हाँ भाई, अल्ट्रा इंफ्रा, किसी को समस्या? एनीवन? शॉक वेव नहीं होती है, शॉक वेव होती है अलग, वो हम आपको अभी बताएंगे क्या होती है।
अरे बोलो भाई। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ 3। टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, सिंचैन, बस। ओके, अब सुनो, यहाँ एक छोटू क्वेश्चन। आप लोगों ने केबीसी देखा है? केबीसी, अबे केबीसी तो देखा होगा भैया। कौन बनेगा करोड़पति, सोनी पे आता, अमित जी आते, है ना? अच्छा, आप केबीसी जीतना चाहते हैं विदाउट एनी स्टडी, विदाउट एनी स्टडी, विदाउट एनी नॉलेज? अगर हम आपको बिना किसी नॉलेज, बिना किसी स्टडी, और वो भी विदाउट एनी लाइफलाइन, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर सही करा दें, सारे क्वेश्चन के आंसर सही, आप कभी गलती कर ही नहीं सकते, बताइए? पॉसिबल है, बहुत आसान। बस आपके घर में एक छोटा बच्चा होना चाहिए, आपके घर में एक छोटा बच्चा होना चाहिए, ठीक है? तो छोटा बच्चा क्या है, वो, उसके कान इतने, क्योंकि हमारा शरीर मशीन है, उसके कान इतने अच्छे होते हैं कि वो आसानी से इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकता है, लेस देन 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। जब आप बच्चे थे तो आप भी सुन सकते हैं, इतना मायूस मत हो, ठीक है? अब आप बड़े हो गए तो आपकी मशीनें खराब हो रही, धीरे धीरे बुढ़ापे तक पूरी हो जाएंगे। तो जब छोटा बच्चा होता है उसको इंफ्रासोनिक साउंड सुनाई देता है। ये स्कैम रियल में हो चुका है, कि अब मुझे कंट्री का नाम नहीं याद है, मे भी अमेरिका ही में हुआ था। ये स्कैम हुआ था, बच्चे को भेजा गया था, केबीसी जो वहां चलता था, और उसको इंफ्रासोनिक साउंड के थ्रू आंसर बताए जाते थे। अब वहां पब्लिक सब एज थी सबकी, सब किसी को सुनाई नहीं देता था, सिर्फ वो बच्चा सुन पाता था उस आंसर को। तो बच्चा सारे आंसर सुन के सारे राइट आंसर देता था। बाद में ये स्कैम पकड़ा गया था। तो ये जो हुआ था वो इंफ्रासोनिक वेव की वजह से हुआ था। तो छोटे बच्चे उसको आसानी से सुन सकते हैं, तो आप भी केबीसी जीत सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका सीधा सा लॉजिक। ओके, तो ये बन गया आपका। आज हमने क्या क्या सीखा? वेव क्या होती है, वेव कितने टाइप की होती है, साउंड वेव क्या है, साउंड वेव में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किन किन फैक्टर्स पर साउंड का स्पीड डिपेंड करता है, और साथ ही साथ हमने देखा कि साउंड कितने टाइप का होता है, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, सारे टाइप के। ओके, तो यहां तक अगर आपका कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपका छोटा सा पार्ट बचा है मैक नंबर, वो आपको पढ़ा देंगे नेक्स्ट क्लास में, और डॉपलर इफेक्ट। बस फिर आपका कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनेगा बाहर से, ठीक है? ओके, तो चले भाई, हाँ ये वाला फील हमने भी लिया है, भावना जी परेशान ना हो ठीक है, ये वाला फील हम लोग भी ले चुके हैं। तो चलिए भाई, धन्यवाद। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय। प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, कोई समस्या है तो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछिए। सिलेबस पूरी कोशिश है हमारी, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कराने की, ठीक है? तो चलिए भाई, धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।